राजस्थान, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? जाहिर है, शानदार किले, भव्य महल और वीर राजा महाराजाओं की कहानियां, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये कहानी बस यहीं तक है? इस जाने पहचाने शानदार इतिहास के नीचे एक और बहुत पुरानी, बहुत गहरी कहानी दबी हुई है। आज हम मिलकर राजस्थान के उन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो हजारों सालों से रेत के नीचे दफन है। तो हमारी ये ऐतिहासिक जासूसी आखिर हो कहाँ रही है? ये रही हमारी लोकेशन, आज का राजस्थान। ये नक्शा हमें वही जमीन दिखा रहा है जिसे हम इसके शानदार किलों और महलों के लिए जानते हैं। लेकिन हम इसकी सतह पर नहीं रुकने वाले हैं। हम तो इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा नीचे खुदाई करने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या यही पूरी कहानी है? क्या राजस्थान का इतिहास सिर्फ मध्य युग से ही शुरू होता है, या इस जमीन की परतों के नीचे कोई बहुत पुरानी, भूली बिसरी दास्तां छुपी हुई है? तो चलिए मध्ययुगीन इतिहास के इस पर्दे को जरा हटाते हैं और झांकते हैं एक बहुत गहरे, बहुत पुराने अतीत में। अब देखिए, किसी भी प्राचीन कहानी को उजागर करने के लिए हमें बनना पड़ता है एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव, एक ऐतिहासिक जासूस। और जासूस का काम क्या होता है? सुराग ढूंढना। हमें उन सुरागों पर गौर करना होगा जो गुजरा हुआ वक्त हमारे लिए पीछे छोड़ गया है। तो इतिहासकार अतीत की इस पहेली को जोड़ते कैसे हैं? असल में उनके पास दो तरह के सुराग होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन से निकली ठोस चीजें, जैसे पुराने बर्तन, औजार, सिक्के, इमारतों के खंडर। ये सीधे सीधे टैंजिबल सबूत होते हैं। और फिर दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी उस जमाने के ग्रंथ और लेख। ये हमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं, कहानी का बैकग्राउंड बताते हैं। हालांकि ये कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा सुराग नंबर 1, प्राचीन सिक्के। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं। अरे, ये तो अपने आप में टाइम कैप्सूल्स हैं। ये हमें उस समय के ट्रेड नेटवर्क्स, उनकी इकोनॉमी और यहाँ तक कि उस दौर में सत्ता किसके हाथ में थी, इसकी पूरी कहानी बताते हैं। और फिर आता है ये सुराग नंबर 2, ये चट्टानों पर उकेरी गई कलाकृतियां। जरा सोचिए, हजारों साल पहले गुफा की दीवारों पर बनाई गई ये तस्वीरें, ये एक तरह से उस जमाने का इंस्टाग्राम है। ये हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनके शिकार करने के तरीकों और उनकी धार्मिक मान्यताओं की एक ऐसी झलक देती हैं जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। तो इन सुरागों के साथ अब हम अपनी पहली बड़ी केस फाइल खोलने के लिए तैयार हैं। और ये कहानी है कालीबंगा के खोए हुए शहर की। एक ऐसा नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अहम ठिकानों में से एक था। जरा नक्शे पर कालीबंगा की लोकेशन देखिए। ये उस प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा था जो अब खैर लुप्त हो चुकी है। ये एक प्राइम लोकेशन थी जिसने कालीबंगा को हड़प्पा की दुनिया में व्यापार और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हलचल भरा हब बना दिया था। और सुनिए, कालीबंगा कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। जरा कल्पना कीजिए, एक किला बंद शहर जिसके 2 हिस्से हैं, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई एक ग्रिड पैटर्न में, और यहाँ तक कि नालियों के साथ एक बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है, वाकई। अब उनके एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ ये एक आंकड़ा ही काफी है। वहां की मुख्य सड़कें 7.5 मीटर चौड़ी थीं। अरे, ये तो आज के कई शहरों की सड़कों से भी ज्यादा चौड़ी हैं, और हम बात कर रहे हैं लगभग 4,500 साल पहले की। कमाल है ना? लेकिन कालीबंगा में जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज हुई, वो था दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत का सबूत। ये एक गेम चेंजर था। इस एक खोज ने एग्रीकल्चर की पूरी हिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया। ये हमें बताता है कि वो लोग कितने माहिर किसान थे। तो आखिर कौन थे ये कालीबंगा के लोग? वे बहुत हुनरमंद कारीगर थे, दूर दूर तक सफर करने वाले व्यापारी थे, और जैसा कि हमने देखा, जबरदस्त इनोवेटिव किसान थे। और हाँ, उन्होंने ऊंट जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था, जो इस रेगिस्तानी इलाके के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए, अब कालीबंगा की कहानी को यहीं रोकते हैं और अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चल रहे हैं एक अलग तरह की सभ्यता की ओर जो इसी इलाके में पनपी। इसका नाम है आहड़ सभ्यता। अब
इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी कालीबंगा, जो एक शहरी ब्रॉन्ज एज की सुपर पावर थी। दूसरी तरफ थी आहड़, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, कॉपर एज की कल्चर, जो बनास नदी के किनारे फल फूल रही थी। दोनों बिल्कुल अलग। तो आहड़ को सबसे खास क्या बनाता है? वो है तांबे पर उनकी मास्टरी। वो मेटलर्जी के उस्ताद थे। असल में यहाँ तांबे की इतनी चीजें मिली हैं, इतनी कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, यानी तांबे का शहर। ये तांबा ही उनकी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी था। आहड़ संस्कृति की एक और पहचान है उनके ये खास मिट्टी के बर्तन। ये जो खूबसूरत काले और लाल रंग के बर्तन हैं ना, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है, ये इस कल्चर का एक तरह से ट्रेडमार्क है। और क्या शानदार कारीगरी है। तो कैसा था आहड़ के लोगों का जीवन? देखिए, खुदाई से जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वे पत्थर और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। वो चावल, बाजरा और गेहूं जैसी फसल उगाते थे। मवेशी, भेड़, बकरी, कुत्ते, इन सबको पालते थे। यहाँ तक कि मछली, कछुए और हिरण की हड्डियां भी मिली हैं। और हाँ, उन्हें सजने संवरने का भी शौक था। वो टेराकोटा और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। तो हमने दो बिल्कुल अलग लेकिन फैसिनेटिंग प्राचीन दुनियाओं का सफर किया है, कालीबंगा और आहड़। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े राजस्थान के इतिहास की बड़ी पहेली में आखिर फिट कहाँ होते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये हमें उस इतिहास की जबरदस्त गहराई दिखाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कालीबंगा की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से भी पहले हो चुकी थी। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व में वो अपने चरम पर थी, और उसके बाद लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास आहड़ संस्कृति फल फूल रही थी। मतलब हम हजारों साल के एक बहुत अमीर और पेचीदा इतिहास को देख रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि राजस्थान का इतिहास सिर्फ किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। राजा महाराजाओं के दौर से बहुत बहुत पहले ये जमीन एडवांस्ड और रिजिलियंट सभ्यताओं का घर थी। ऐसे समाज जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, खेती करने के तरीके बदल दिए और धातु की कला में महारत हासिल की। और जानते हैं सबसे रोमांचक बात क्या है? हर नई खुदाई के साथ इतिहास का एक नया पन्ना खुलता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि राजस्थान की इस रेत के नीचे इस प्राचीन कहानी के और न जाने कितने अध्याय हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।